ठीक है, देखो भाई, बेसिक सॉल्यूशन, आधारी हल, और इसमें से सेकंड ग्रेड में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, और शायद कॉलेज लेक्चरर में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, और एक क्वेश्चन शायद आपका एसीएफ वाले पेपर में भी आया, और एक क्वेश्चन आपका कॉन्वेक्स सेट से या फिर इससे आता है। कॉन्वेक्स सेट में हमारे 3-4 पॉइंट थे कि भाई अदिश समतल एक अमुक समुच्चय होता है, दो अमुक समुच्चयों का इंटरसेक्शन भी अमुक होता है, और एवरी हाइपर प्लेन यानी कि प्रत्येक अदिश समतल एक अमुक होता है, और ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस का जो सेट है वो भी क्या होता है, अमुक होता है, और परिमित बिंदुओं से जो हम अमुक संचय बनाएंगे वो भी हमेशा कैसे समुच्चय होगा, अमुक समुच्चय होगा। ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें आप जानते हो, जिनके आधार पर आप अमुक संचय को पहचान सकते हो, और अमुक के हमने पीछे एग्जाम्पल किए थे वो सारे के सारे आपसे आते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी जो है इस वर्ष फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर अमुक समुच्चय का एक क्वेश्चन आया है, दोनों में आया है, और फर्स्ट ग्रेड में भी आया 2022 में, और सेकंड ग्रेड 2022 में भी आया है। अब वो जो चांसेस बढ़ते हैं, फिर उसके साथ में जो टॉपिक दिया हुआ है कौन सा है, आधारी हल, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके 90% कि भाई 90% इसका क्वेश्चन आ सकता है। अगर अमुक का नहीं आएगा तो इसी का आएगा। अब आपके पास 90%, 10% अमुक के चांसेज है और 90% अब इसके चांसेज है आने के 100%। और एलपीपी के 5 क्वेश्चन आते ही हैं, एक सिंप्लेक्स या द्वितीयता से हो जाता है, एक आपका अमुक से हो जाता है, एक शुरुआत में रैखिक प्रोग्राम समस्या से हो जाता है, ग्राफिकल विधि या किसी से भी, तो 3 क्वेश्चन तो ये हो जाते हैं, एक नियतन से हो जाता है और एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यानी परिवहन समस्या और एक नियतन समस्या। इस प्रकार टोटल 5 क्वेश्चन आपके हर बार आते हैं। फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए एक क्वेश्चन आपका हो जाता है कभी कभार गेम थ्योरी से, ये पहला चैप्टर हट जाता है, पहले से ना आकर गेम थ्योरी से आ जाता है उसके स्थान पर, तो 5 क्वेश्चन वहां से आते हैं आपके। अब देखो इसमें क्या करते हैं, मैं अभी जैसे कि थोड़ी सी देर पहले चर्चा कर रहा था मैट्रिक्स विधि के द्वारा सॉल्यूशन की। ठीक है, ए एक्स बराबर बी, ये क्या दे रखी है, निकाय, निकाय को बोलते हैं सिस्टम। ठीक है भाई, ठीक है, सिस्टम दे रखा है। इसमें समीकरण कितने हैं बोलो, जैसे कि n समीकरण है, और चर भी कितनी होनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स विधि के द्वारा आप इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो इस केस में जितने समीकरण होंगे उतने ही क्या होने चाहिए, चर, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालोगे, किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे, तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैट्रिक्स कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वर्ग मैट्रिक्स हो। ठीक है भाई, तो इस केस के अंदर x की जो वैल्यू आएगी वो आती है हमारे पास कितना, ए इनवर्स इंटू वी। ठीक है भाई, जैसे हम डाल रहे हैं निकाय जिसमें m समीकरण n चर हैं के हल का हल, ये कितना आएगा बोलो, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए, और इसका जो इंटू हो रहा है वो किससे हो रहा है बोलो, वी से, अपॉन में कितना आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू वी अपॉन में कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है भाई, का हल होता है। अब इसमें कितने केस बताए थे मैंने आपको, 3। ये कब निकलेगा, जब समीकरणों की संख्या और चरों की संख्या कैसी हो, सेम हो, मैट्रिक्स विधि के द्वारा। ठीक है भाई, इसमें बताया था मैंने केस नंबर फर्स्ट, कौन सा केस, केस नंबर फर्स्ट। हाँ भाई, यदि ऊपर वाला जो मान है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू वी
किसके बराबर नहीं है, तथा डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान भी कितना नहीं है, 0 नहीं है। दोनों जो वैल्यू हैं वो नॉन जीरो हैं, यानी दोनों जो वैल्यू हैं वो कैसी हैं, नॉन जीरो हैं। तब इस केस में इस निकाय का या इस सिस्टम के जो हल निकलेंगे वो यूनिक निकलेंगे, यानी कि एक ही हल निकलेगा। तब निकाय का या सिस्टम का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा बोलो, अद्वितीय हल होगा, यानी कि कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कोई समस्या? लेकिन केस नंबर सेकंड, यदि ऊपर का मान तो 0 ना हो, एडजेंट ऑफ ए इंटू वी किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, परंतु नीचे का मान 0 हो, डिटरमिनेंट का मान 0 आ गया। अब किसी नॉन जीरो वैल्यू में 0 का डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आता है। तो इस केस में तब निकाय का हल विद्यमान होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तब निकाय का कोई हल विद्यमान नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। इस केस में नो सॉल्यूशन, कोई हल क्या नहीं है बोलो, विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, नो सॉल्यूशन। नहीं, ऊपर का मान तो 0 ना हो, नीचे डिटरमिनेंट का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इस केस में नो सॉल्यूशन। तीसरा होता है केस थर्ड, अब भाई दोनों ही 0 हो जाएं। यदि ऊपर वाला मान एडजेंट ऑफ ए इंटू वी किसके बराबर हो, ऊपर वाला मान 0 हो, तथा नीचे डिटरमिनेंट ऑफ ए भी क्या हो बोलो, 0 हो। कौन सा केस बन गया, 0/0 का केस। तब निकाय के कितने हल होंगे बोलो, कितने हल होंगे बोलो, अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। केस नंबर फोर्थ, कौन सा केस, हाँ जी कौन सा केस, फोर्थ। जब ऊपर का मान तो 0 हो लेकिन नीचे का मान क्या ना हो, 0 हो। यदि एडजेंट ऑफ ए इंटू वी किसके बराबर हो, 0 के, तथा डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। तो जब किसी 0 में किसी नॉन जीरो नंबर का डिवाइड करोगे तो 0 आता है। तब इस केस में तब निकाय का, बोलो निकाय के कितने हल निकलेंगे, निकाय का हल तो एक ही निकलेगा, निकाय का अद्वितीय हल निकलेगा, लेकिन क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। मतलब 0 0 0 उसका सॉल्यूशन होगा, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, कौन सा, 0 0 0। अब देखो इसमें कितने केस हैं, 4 केस हैं। आप लिख सकते हो निकाय के लिए। दूसरे केस में अनंत ही तो है, कहेगा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, निकल ही नहीं सकता ना, इन्फिनिटी को का जानते हो। उसमें निकल जाते हैं, जैसे कि आपको पता हो, जैसे कि 0/0 को अगर आप x मानते हो, कितना मानते हो, जबरदस्ती काट दे। निर्धारित रूप होते हैं, 0/0 को अगर आप x मानते हो तो ये हो गया 0 × x इक्वल टू कितना हो गया, 0। ऐसी कितनी रियल नंबर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। अगर मैं 1 ले लूं तो भी 0, 2 ले लूं तो भी 0, 3 ले लूं तो भी 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, प्रत्येक रियल नंबर इसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। क्या सेकंड, हाँ तो ऊपर वाला 0 नहीं, नीचे वाला भी 0 नहीं है,
नहीं है ना सेकंड, अच्छा केस में, अच्छा तो जीरो है, तो इस केस में कोई हल विद्यमान नहीं होता। इसकी आधारी हल की तो अभी लिखाऊंगा, ये तो मैंने क्या निकाय के लिए बता दिया थोड़ा सा बीच में। आपकी मर्जी है, लिखना चाहो तो लिख लेना, मैट्रिक्स में लिखना चाहो, मैट्रिक्स में तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। इसमें क्या है, अब एलपीपी पढ़ेंगे तो फिर नीड पड़ जाती है आपको बार बार। माइंड में दो चीज फिक्स करो। अब इस निकाय को अगर मैट्रिक्स विधि के द्वारा हल कर रहे हो तो मैट्रिक्स विधि के द्वारा तभी हल किया जा सकता है जब समीकरणों की संख्या चरों की संख्या के बराबर हो। पहली चीज तो इसे बताने का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर यदि n समीकरण है तो n ही चर होंगे, जितनी इक्वेशन होंगी उतने ही वेरिएबल होंगे। यदि समीकरणों की संख्या चरों की संख्या के बराबर हो, यदि नंबर ऑफ वेरिएबल किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ इक्वेशन के, इन दिस केस ये विधि अप्लाई होगी, अदरवाइज ये विधि अप्लाई नहीं होती, फिर दूसरी विधियां अप्लाई करनी पड़ती है। कहीं सभी में मैट्रिक्स वाली विधि लगाने लग जाओ, जैसे क्रैमर रूल होता है, क्रैमर रूल में भी डिटरमिनेंट का यूज होता है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन के इक्वल होनी चाहिए तो ही क्रैमर रूल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब 2/2 की आधार मैट्रिक्स जानते हो ना, I2 बताई थी कल मैंने, कितनी होती है बोलो, 10। अब 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसका ऑर्डर कितना है बोलो, 3/3। अजी अगर 4/4 की लिखनी होती तो 1 0 0 0 0 1 0 0 और 0 0 0 1, सॉरी 0 0 1 0 और 0 0 0 1, 4/4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें लिख सकते हो n समीकरण और n चरों में निकाय का हल x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। यदि इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं तो निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस, ऊपर वाला 0 ना हो, नीचे वाला 0 हो जाए तो कोई हल विद्यमान नहीं होगा। कभी कभार रिजल्ट डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। तीसरा केस, यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर 0 हो लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर भी 0 हो तो निकाय के अनंत हल होंगे। और लास्ट और आखिरी केस होता है कि ऊपर वाला मान 0 हो लेकिन नीचे वाला मान 0 ना हो, तो इस केस में निकाय का एक ही सॉल्यूशन आएगा, वो भी कौन सा, 0। अब यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होता है और बच्चा ना चाहते हुए इस क्वेश्चन को बार बार क्या कर देता है, गलत कर देता है, जबकि गलत हमें करना नहीं है। गलत इसमें करना नहीं है। अब लिखो बेसिक सॉल्यूशन, इसके बाद आधारी हल। अब सुनो, अब शब्दों को सुनते चलेंगे और लिखेंगे। देखो शब्दों को सुनेंगे सबसे पहले। अजी समीकरणों की निकाय दे रखी है ए एक्स बराबर, अब हमें ए की कोटि नहीं पता, समीकरणों की संख्या नहीं पता। जैसे मान के चलो दो समीकरण है और चर 3 यूज कर लिए। कितने समीकरण है, दो समीकरण है, x1 प्लस 2x2 प्लस के x3 बराबर 5 और 2x1 माइनस का x2
प्लस के 3x3 बराबर 6। अब मुझे एक चीज बताओ, कितने समीकरण है? नंबर ऑफ इक्वेशन बोलो 2 और नंबर ऑफ वेरिएबल बोलो x1 x2 और x3। अब मैट्रिक्स विधि से सॉल्व करना है। अब मैट्रिक्स विधि से सॉल्व करना है तो यानी कि समीकरण कितने, तो चर भी कितने होने चाहिए? तो एक चर क्या है इसमें? एक्स्ट्रा है। एक चर क्या है? एक्स्ट्रा है। या 2/2 की जब हम आधार मैट्रिक्स बनाते हैं तो मैंने अभी आपको बताया 2/2 की आधार मैट्रिक्स क्या होती है? 2/2 की आधार मैट्रिक्स और 3/3 की 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होती है। ठीक है भाई, तो 2/2 की इस ऑर्डर में आएगी, 3/3 की इस ऑर्डर में आती है हमेशा। अब जैसे कि हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, या समीकरण बोलो कितने, चर कितने, और मुझे इससे मैट्रिक्स विधि से सॉल्व करना है तो जितने चर हैं उतने समीकरण होने चाहिए थे। अब यह चर कितने, 3, तो एक चर को क्या करना पड़ेगा? 0। एक चर को क्या करना पड़ेगा? 0। अब कौन से चर को 0 करें? कोई सा भी कर सकते हैं। अगर मैं किसको 0 कर दूं? x1 को 0 कर दूं तो ये बचेंगे 2। ठीक है, या किसको 0 कर सकते हो? या किसको 0 कर सकते हो? कितनी चॉइस है आपके पास? 3 है। अब देखो, हमेशा क्या होता है, जब भी आधारी हलों की संख्या निकाली जाएगी, ठीक है, आधारी हलों की संख्या, यदि समीकरणों की संख्या n है, सॉरी चरों की संख्या n है और समीकरणों की संख्या कितनी है? m है। ठीक है, तो अधिकतम आधारी हलों की संख्या होती है NCM। कितनी होती है? NCM। क्रमचय वाला केस आता है। अब जैसे कि मान के चलो यहां पर कितने हैं? 3 चर हैं और समीकरण कितने? 2, तो अधिकतम आधारी हल कितने बन सकते हैं? 3C2। तो NCM का मान कितना होता है? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल m और फैक्टोरियल n माइनस m, ये होता है। यानी कि फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 माइनस 2। यानी कि फैक्टोरियल 3 जानते ही हो, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 1 बचेगा, तो ये फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 1 तो कितना आ गया? 3। तो मैंने अभी आपको कितनी चॉइस बताई थी इसकी? 3 ही तो बताई थी कि भाई एक बार तो मैं x1 का मान 0 ले लूं, एक बार किसका मान 0 ले लूं? x2 का मान 0 ले लूं, और एक बार किसका मान 0 ले लूं? x3 का। तो 3 केस बन सकते हैं कि एक बार अगर मैं x1 का मान 0 ले लेता हूं तो क्या बनेगा, एक बार x2 का मान 0 ले लेता हूं तो क्या बनेगा, और एक बार x3 का मान 0 ले लेता हूं तो क्या बनेगा। तो अधिकतम कितने निकल सकते हैं? 3। अधिकतम 3 निकल सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि 3 ही निकले, क्योंकि जब मैट्रिक्स विधि से अगर आप सॉल्व करते हो, मैंने अभी जस्ट बताया 2 मिनट पहले, यदि मैट्रिक्स विधि के द्वारा अगर आप सॉल्व करते हो तो यदि नीचे ऊपर का मान 0 नहीं है और नीचे डिटरमिनेंट का मान क्या जाए, क्या जाए, तो उस केस में कोई अलविद्यमान नहीं। अधिकतम 3 निकल सकते हैं, न्यूनतम हो सकता है कि एक भी ना निकले। अधिकतम इतने निकल सकते हैं, अब अधिकतम इतने जा सकते हैं, लेकिन अब उनको निकाल के देखेंगे क्या वो पूरे निकल रहे हैं कि नहीं निकल, वो चीजें होती है। अब देखो, जैसे कि हमने क्या बात की, सबसे पहले हम इस समीकरण की बात कर रहे हैं। समीकरण की क्या दे रखी है? एक निकाय दे रखी है, ax बराबर क्या है? v है। ठीक है, अब देखो a की कोटि यानी a का जो ऑर्डर है वो कितना है, तो m जो पंक्तियां हैं, m जो पंक्तियां हैं, पंक्तियां ये हैं, तो पंक्ति जो हो गई m जो है, फिर किसकी संख्या बोलो? समीकरण होगी। किसकी संख्या बोलो? समीकरण की। देखो एक, जैसे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता तो क्या लिखते हैं बोलो? 1 2 1 2 -1 3, और यहाँ होता हमारे पास x1 x2 x3, और बराबर में कितना होता? 5 और 6। यही तो होता, ठीक है, यही तो होता। अब कितने, अब भाई इसका ऑर्डर बोलो मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 3 हो गया। कितनी पंक्तियां हैं? तो यानी कि कहने का मतलब जो पंक्ति आ रही हैं वो किसकी संख्या है बोलो? किसकी संख्या बोलो? किसकी संख्या होती है?
और n जो है वो किसकी संख्या है? अब यहां संख्या किसकी ज्यादा देगा एग्जामिनर? चरण की के समीकरण की? चरों की। अर्थात निकाय में कितने चर हैं, कितने समीकरण हैं? तो ये जो है m क्रॉस n क्रम के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए संभव होता है क्या? 2 क्रॉस 3 है। अभी 2 समीकरण थे और 3 चर थे, तो बताओ इसका डिटरमिनेंट पॉसिबल हो सकता है क्या? डिटरमिनेंट हमेशा कैसी मैट्रिक्स का निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। अभी स्क्वायर नहीं है, अब स्क्वायर नहीं है तो समस्या उत्पन्न हो गई। तो कहने का मीन क्या हुआ? टोटल n चर हैं, समीकरण कितने? m है, तो n माइनस m चरों को क्या करना पड़ेगा आपको? शून्य। और शून्य के बराबर रखने पर हमें गुणांक मैट्रिक्स मिलेगी एक नई। अब एक नई मैट्रिक्स बनाई b। अब जैसे कि मैंने x3 को 0 कर दिया, तो x3 को 0 कर दिया तो ये हट जाएंगे, तो एक नई मैट्रिक्स बनी 1 2 2 माइनस 1। अब इसका ऑर्डर कितना हो गया? जितने समीकरण थे उतना ही हो गया। जैसे समीकरण 2 थे तो 2 क्रॉस 2 हो गया, तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी, एक नई गुणांक मैट्रिक्स यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी b, जिसका ऑर्डर कितना होगा? m क्रॉस m होगा। कितना होगा? m क्रॉस m, जिसमें कितने चरों को शून्य कर दिया है? तो जिसके संगत, अब जिसके संगत अब हमारे पास निकाय क्या बची? अब हमने x3 को हटा दिया। किसको हटा दिया? x3 को, तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। अब ये मैट्रिक्स बनी, ये तो आ गया v, क्या बन गया? v। और इसके संगत ये x1 और x2 बना है, इसको कह देंगे हम xb। b के संगत चर क्या निकलेंगे? x1 और यहाँ पर x3 का मान क्या है? 0। ये हट चुका है और बराबर में कितना आएगा बोलो? 5 और 6। क्या जाएगा? 5 और 6। तो कहने का मीन क्या हुआ? तो इस केस के अंदर तो हमारे पास जिसके संगत हमारे पास निकाय क्या बन जाएगी? b। ये a जो है, ये जो हमारे पास a था वो किस में बदल गया? एक चर चला गया। और ये x था वो किस में बदल गया? xb में। और बराबर में ऑलरेडी क्या है? b है। अब मुझे x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? xb का। xb बराबर कितना होगा? v इनवर्स इंटू b। अब b इनवर्स इंटू b होगा तो ये किसके बराबर होगा? b का इनवर्स कैसे निकाला जाता है बोलो? एडजेंट ऑफ v अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ v, और इंटू में कितना आ जाएगा बोलो? v आ जाता है। ठीक है, ये आ गया। अब इसका हल तभी संभव हो सकता है कब? जब नीचे की वैल्यू किसके बराबर ना हो? 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो एक आधारी हल में चरों की संख्या कितनी थी बोलो? अभी चरों की संख्या कितनी थी बोलो? कितने चर थे? n चर थे। शब्दों ने सुनी करो। अब कैसा हल है? पहले आधारी थोड़ी ना था। अभी हमने क्या किया है? n माइनस m चरों को शून्य के बराबर रखने पर गुणांक मैट्रिक्स मिल लिया अब हमारे पास b। अब इसका ऑर्डर कितना होगा? और एक्स बी में भी जो एलिमेंट है वो कितने हुए हैं? कितने? एक चर तो 0 हो गया ना। एक चर देखो x3 0 हो गया। अब इसमें कितने एलिमेंट बचे? कितने बचे? यानी कि n माइनस m चर। कितने बचे? n माइनस m। ठीक है, तो कहने का मीन क्या हुआ? एक आधारी हल में चरों की संख्या अब कितनी हो जाती है? जितनी समीकरणों की संख्या होगी उतने ही चर निकलेंगे। जितनी समीकरणों की संख्या होगी उतने ही क्या निकलेंगे? चर निकलेंगे। और समीकरणों की संख्या, समीकरणों की संख्या अभी कितनी होगी? m ही होती है। तथा ए आधारी चरों की संख्या कितनी होगी? जो b में निकल रहे हैं वो तो आधारी हैं, और जो 0 कर दिए वो ए आधारी हैं। तो 0 कितने किए? एक किया। टोटल n है और n माइनस m कर देंगे, यानी कि चरों की संख्या में से समीकरणों की संख्या घटा देते हैं, तो हमारे पास किसकी संख्या आ जाती है? ए आधारी। यदि निकाय में कितने चर हो? n चर हो, और कितने समीकरण हो? m समीकरण हो, तब अधिकतम आधारी हलों की संख्या कितनी होती है? NCM होती है। कितनी होती है? NCM होती है। अब कहो तो मैं अलग से लिखा के चलूं, या फिर ये लिखा हुआ है इसी को एक बार आप लिख लीजिए।
पॉइंट बना बना कर लिखो। यदि समीकरण की निकाय ax बराबर b है, इसमें पॉइंट बना लेना। एक पॉइंट ये बना लेना, दूसरा पॉइंट ये बना लेना, तीसरा पॉइंट ये बना लेना, और चौथा पॉइंट ये बना लेना। 4 पॉइंट बना लेंगे आप क्रम से। दीपक सर ऊपर 4 पॉइंट बना के करना है इसको, ठीक है। जो करेक्शन हो वो कर लेना। माइंड में 2 चीजें फिक्स करो। किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कब निकलेगा? जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। और यहाँ हमेशा चरों की संख्या किससे ज्यादा होगी? समीकरणों की संख्या से ज्यादा होगी। यहाँ हमेशा, यहाँ जो है n की जो वैल्यू है वो m से क्या दी जाएगी? ज्यादा। ज्यादा दी जाएगी, जब तो हम n में से किसको घटाएंगे? m को घटाएंगे, ठीक है भाई। बराबर होगी पर तो एक भी जीरो करना है ना, फिर सीधे आधारी निकाल दो। अनाधारी नहीं निकलेगा। हाँ, अब m हो जाएगी ना। जो चर निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? क्या एग्जाम्पल सब है? अब आधारी निकाल रहे हो ना, क्या निकाल रहे हो? आधारी का समीकरण कौन सा है? पहले कौन सा था? ए था। अब क्या है? बी। तो एक कॉलम खत्म हो गया ना, कम हो गया ना। कौन सा कॉलम खत्म किया? n माइनस एम वाला। तो एक कम हो गया, एक कम हो गया। अब इसमें से एक चर भी कम हो गया, x3 का मान 0 कर दिया, तो इसमें भी कम हो गया। तो यानी कि पहले 2 ही तो हो गया। तो ये आधारी हल में चरों की संख्या कितनी हो जाएगी? हाँ, तो ए आधारी, हाँ, नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है भाई। उसको काउंट कहां से करेंगे? वो तो अलग से हट गया ना। आधारी हल में तो वो निकालने हमने, उसका मान 0 आ सकता, अन्य वेरिएबल का मान 0 आ सकता, फिर वो अपभ्रष्टता और अनभ्रष्टता में आता है। डीजनरेसी, नॉन डीजनरेसी। एक आधारी हल में चरों की संख्या जो है वो m होती है अधिकतम, ठीक है। और शेष तो 0 कर दिए जाते हैं ना। निकाय में कितने चर हैं? n चर हैं। और कितने समीकरण हैं? m समीकरण। तो अधिकतम आधारी हलों की संख्या NCM होती है, NCM। और NCM का फॉर्मूला भी साथ के साथ लिख लो, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल m, और फैक्टोरियल n में से किसको घटा देंगे? m को घटा देंगे। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल n माइनस m, फैक्टोरियल n माइनस m। चार पॉइंट बना लेना है ना अलग अलग। अब कोई भी क्वेश्चन दे, उसी के आधार पर हम आंसर देंगे। ये बोला, ये लिख लो पहले आप तभी।
लिख लिया ना लगभग सभी ने? लिख लो लिख लो। हाँ लिख लो। या m समीकरणों की संख्या n चरों की संख्या होती है ना। एक क्वेश्चन और आएगा इसमें, और क्वेश्चन कितना आसान आता है आप सोच नहीं सकते हैं? एलपीपी के नॉर्मल क्वेश्चन थे इस बार भी पेपर में, फर्स्ट ग्रेड में भी नॉर्मल थे, बट का प्रेशर के कारण नॉर्मल भी टफ दिखाई देता है। फिर यहाँ आप घर पे बैठ के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आराम से, लेकिन एग्जाम हॉल में उसी क्वेश्चन को दे दिया जाए तो मन नहीं मानता, चाहे आपको आंसर याद भी है तो भी ये कहता है कहीं बदल के तो नहीं दे दिया, एक बार हाथ से करके देख लूं। चीजें होती हैं हमेशा। हो गया? हो गया ना सभी का? हो गया ना सभी का? देखो अभी इसको मत लिखना, अभी क्वेश्चन ले लेता हूं मैं ना। ये क्वेश्चन लिया मैंने सबसे पहले, तो इसको भी छोड़ता हूँ जस्ट। ठीक है, सबसे पहले लिया हमने ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं 3-4 टॉपिक डाल देता हूँ ना। अधिकतम आधारी हलों की संख्या, कॉमा, अधिकतम आधारी हलों की संख्या, कॉमा, आधारी चरों की संख्या, आधारी चरों की क्या निकालनी है बोलो आपको? संख्या। ठीक है भाई, ए आधारी चरों की संख्या, चरों की संख्या कितनी कितनी होगी ये आपको बताना। ठीक है, ज्ञात करो तथा, तथा एक ही क्वेश्चन में सब कुछ दे देते हैं हम, है ना। तथा समस्त आधारी हल ज्ञात भी करके बताओ। x3 को वो अलग अगला बढ़ा देंगे क्वेश्चन क्यों? x3 को अनाधारी ले लिया तो x3 का मान 0 कर दिया, x3 का मान क्या कर दिया? 0। अब भी हमारे पास कितने समीकरण हैं? 2 समीकरण है। अब चर कितने हैं? अब x3 तो 0 हो गया ना, x3 0 हो गया। अब समीकरण कितने? 2। और चर कितने बचे? अब अधिकतम आधारी हल कितने बचेंगे? 3c2। कितने बनेंगे? 3c2 यानी 3c1, यानी कितने बनेंगे? 3 बन जाएंगे, है ना। वो अभी मैं लिख दूंगा, चलो इसमें बढ़ा ही लो, फिर कह रहे हो तो और क्या करें। फिर इसके इससे पहले लिखना था वो लाइन, फिर चलो अभी इसको लिख लो और नोट डाल के लिखा देंगे उसको, है ना। सॉल्व। ठीक है, आज जी समीकरणों की संख्या, नंबर ऑफ वेरिएबल, आज जी कितनी है?
चरों की संख्या, नंबर ऑफ इक्वेशन तो 2 हो गई, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए बोलो, कितने हो गए, 4। कोई समस्या? पहला पॉइंट। अब इसमें अधिकतम आधार या लघु की संख्या बोलो कितनी होगी, फिर मैक्सिमम कितने निकल सकते हैं? अधिकतम आधारी हलों की संख्या, लेकिन ये तो संख्या है, लेकिन निकल वाले तो निकालने भी पड़ेंगे। हाँ जी, फॉर्मूला कितना होता है? ये तो हमारे पास किसका मान है, n का, और ये किसका मान है, m का। ठीक है भाई, ये n का है और ये किसका है, m का। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास कितना, NCM, यानी कि 4C2। और 4C2 जानते ही हो कितना होगा, फैक्टोरियल 4, नीचे आएगा फैक्टोरियल 2, और नीचे आएगा 4 में से कितना घट जाएगा, 2। तो कितना आया, फैक्टोरियल 4, नीचे आया फैक्टोरियल 2, और नीचे आया फैक्टोरियल 2। अजी फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 4 3 2 1। फैक्टोरियल 2 का मान 2 इंटू 1, इसका मान 2 इंटू 1, 2 दूनी 4, कितना बचा, 6। 6 अधिकतम आधारी हल निकल सकते हैं। कितने निकल सकते हैं, 6 अधिकतम आधारी हल इस क्वेश्चन के क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं। पहला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चंस, पिछली बार एक कोचिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, बच्चों ने गलत किया था, है ना, तो उसका आंसर कितना था, वो गलती कहाँ करते हैं, ये क्या शब्द कहा है मैंने, अधिकतम 6 निकल सकते हैं, लेकिन जरूर ना है कि 6 की 6 आधारी हो भाई, अधिकतम 6 निकल सकते हैं इस कंडीशन के अनुसार, लेकिन उसमें से आधारी कितने हैं, मतलब कितने पॉसिबल हो पा रहे हैं और कितने पॉसिबल नहीं हो पा रहे। जितने पॉसिबल हो पाएंगे वही आधारी रह जाएंगे। अधिकतम इतने निकल सकते हैं, न्यूनतम 0, एक भी ना निकले। ठीक है ना, अधिकतम इतने जा सकते हैं। वो कैसे निकलते हैं, तो देखो सबसे पहले इसकी गुणांक मैट्रिक्स बनाओ भाई, क्या होगी, तभी बनाइए गुणांक मैट्रिक्स। देखो ये आ गया 2 2 1, अगला आएगा 6 4 6। ठीक है भाई, लाइट नहीं चल रही है, और 4 6 दोनों चला दो। अजी बराबर में कितना है बोलो, अभी वेरिएबल बोलो कितने, x1 x2 x3 x4, और बराबर में कितना है, 2 और 4। मैं पूरा क्वेश्चन करके बता रहा हूँ ना, हम उसी हिसाब से आंसर देते, 2 और 4। 2 4 कैसे, ठीक है। अब देखो चॉइस बताओ, ये जैसे कि पहला कॉलम है अल्फा 1, जो कॉलम होते हैं ना उनको बोलते हैं सक्रियता सदिश, एक्टिविटी वेक्टर। कौन सा वेक्टर, एक्टिविटी वेक्टर, जो कॉलम होती है। ये पहला कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, ये जो मैट्रिक्स है वो पूरी मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए। ये कौन सा कॉलम है, और ये कौन सा कॉलम है भाई, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और ये कौन सा कॉलम, चौथा कॉलम। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने, 4। कोई समस्या, टोटल हमारे पास कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, पहली चीज। अब 4 कॉलम दे रखे हैं, 1 2 3 और एक 4। हमारे पास जो कॉलम है वो कितने दे रखे हैं, 4। अब हमारे पास हमें इनको हल करना है, तो कितने चरों को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण कितने, 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तभी हमारे पास निकल सकता है। जैसे 2 चरों को 0 कर देंगे तो आधारी हल में कितने चर बचेंगे, किसके बराबर बचेंगे, समीकरणों की संख्या के बराबर। भाई 2 तो धर्म के 0 होंगे ही होंगे भाई, 2x2 की मैट्रिक्स तभी बनेगी, 2 तो हमें क्या करने पड़ेंगे, ऑलरेडी 0 करने पड़ेंगे। तो देखिए ए आधारी चरों की संख्या, सबसे पहले तो ए आधारी चरों की संख्या, ए आधारी किसकी संख्या बोलो, चरों की संख्या कितनी आएगी बोलो,
टोटल कितने हैं 4, जिसमें से कितने निकालने पड़ेंगे 2 निकालने पड़ेंगे n माइनस m। तो कितने 2 आधारी चर रहेंगे। आधारी चर कितने रहेंगे 2 रहेंगे। 2 कौन कौन से रहेंगे, जिनको 0 कर देंगे वो रहेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। और आधारी चरों की संख्या कितनी हो जाएगी फिर आपकी, आधारी चरों की संख्या, आधारी चर कहा है, आधारी हल नहीं कहा मैंने, शब्द ने पढ़ ले करो वहां। आधारी चर कहा है, आधारी हल नहीं कहा। चर कितने टोटल 4, जिसमें से 2 आधारी में चले गए तो कितने बचे 2। तो कितने होती है बोलो m, यानी समीकरणों की संख्या के बराबर। किसके बराबर होती है, समीकरणों की संख्या के बराबर। और समीकरणों की संख्या कितनी है बोलो 2। ऐसे इसको 0 करना पड़ता है। आधारित चरों की संख्या होगी m, यानी कि समीकरणों की संख्या के बराबर। आधारित चरों की संख्या होगी n माइनस m। ये कितना होता है फॉर्मूला, n माइनस m। ये तो होता है, एक इसकी वैल्यू होती है n और एक इसकी वैल्यू होती है m की। 3 के आंसर आ गए। ठीक है, अब आधारित चरों की संख्या इतनी होती है, आधारित चरों की संख्या इतनी होती है और अधिकतम इतने हल निकल सकते हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, अब देखो सब, अब हमारे पास कौन कौन से निकल सकते हैं। तो देखो एक निकलेगा v1, v तो बनाई थी हमने v1। तो कौन कौन से चर 0 किए हैं भाई, x3 और x4। पहले 3 और 4 कर दिए, यानी कि v1 में कौन कौन सा बन सकता है, एक तो बन सकता है हमारे पास पेयर, देखो अल्फा 1 और अल्फा 2। किस किस को 0 कर दिया, अल्फा 3 और अल्फा 4 को। तो एक तो बन सकता है आपके पास कौन सा, अल्फा 1 और अल्फा 2। v2, हाँ भाई अभी हमने 2 के पेयर लेने पड़ेंगे। एक अल्फा 1 और अल्फा 2 लिया, अब ले सकते हो अल्फा 1 और अल्फा 3। फिर v3 लीजिए, हाँ जी, अल्फा 1 और अल्फा 4। अब अल्फा 1 का तो पेयर सभी के साथ बन गया। अब v4 लो भाई, अल्फा 1 का तो सभी के साथ बन गया। अब क्या ले सकते हो, अल्फा 2 और अल्फा 3, अल्फा 2 और अल्फा 3। फिर v5 लो, क्या बन सकता है बोलो, अल्फा 2 का किसके साथ में बन सकता है, अल्फा 4, अल्फा 2 और अल्फा 4। अब 2 के दोनों के साथ में बन गए। अब क्या बचा हमारे पास v6। अब यानी कि इन दोनों का बन चुका है, अब किसका बचा है, अल्फा 3 और अल्फा 4 का। तो यह आ जाएगा अल्फा 3 और अल्फा 4। अधिकतम इतने बन सकते हैं, अधिकतम कितने बन सकते हैं 6। अधिकतम कितने बन सकते हैं, हमारे पास 6 बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी ना है कि सभी की सभी निकले। जिनका डेटरमेंट नीचे 0 आ जाएगा उसका मान नहीं निकलेगा, जिनका डेटरमेंट का मान 0 नहीं आएगा उनका मान निकलेगा। भाई 2/2 की मैट्रिक्स हो गई है, क्या हो गई 2/2 की मैट्रिक्स। तो 6 में से मैं एक निकाल के बता दूं, क्या 6 नो निकालू, एक निकाल देता हूं, है ना। एग्जामिनर तो एक ही निकलवाता है आपसे, 6 ने थोड़ी निकलवाएगा एग्जामिनर। कितने निकलवाता है, एक निकलवाता है। अब सुनो, देखो कैसे कैसे पहचानेंगे कि अधिकतम तो 6 होते हैं और निकले कितने, 6 निकाल रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता कि 6 में से मतलब 6 जो निकाले 6 की 6 पॉसिबल है या नहीं है, कितने पॉसिबल हैं। जैसे वहां क्वेश्चन पुट अप किया था कि इसमें से इसके कितने आधारी हल हैं, अधिकतम 6 निकल सकते हैं। अधिकतम शब्द लगा हुआ है, न्यूनतम 6 से कम भी हो सकते हैं। अब कौन सा आधारी हल नहीं निकल सकता, जिसके डिटरमिनेंट का मान क्या हो 0 हो। अब देखो जैसे ही मैंने अल्फा 1 और अल्फा 2 लिया, क्या लिया, अल्फा 1 और अल्फा 2। देखो इधर देखो, क्या लिया आपने, अल्फा 1 और अल्फा 2। तो ये दोनों हट गए,
क्या बचा 2 6 6 4। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना, 4 दूनी 8 माइनस 36 0 के बराबर, तो ये निकल जाएगा। अब जैसे कि B2 लिया, अल्फा 1 और अल्फा 3, इतना ऐसा ही चेक कर लिया करो, अल्फा 1 और अल्फा 3, अल्फा 1 और अल्फा 3। अब ये हट गया 8 माइनस 12 0 के बराबर नहीं, ये भी निकल जाएगा। अब B3 लो, अल्फा 1 और अल्फा 4, अल्फा 1 ये है और अल्फा 4 ये है, ये दोनों हटा दो, 6 दूनी 12 माइनस 1, आसानी से निकल जाएगा। फिर इससे आगे और लो, अल्फा 2 और अल्फा 3, 24 माइनस 8 निकल जाएगा। अल्फा 2 और अल्फा 4, 36 माइनस 4 निकल जाएगा। अल्फा 3 और अल्फा 4, 12 माइनस 4, 6 की 6 निकल रहे हैं। अधिकतम 6 निकल सकते हैं, अधिकतम ही नहीं अपितु 6 ही निकलेंगे। इसके कितने निकलेंगे 6। लेकिन यहाँ पर कोई सिचुएशन ऐसी दे देता है एग्जामिनर, कैसी, जैसे यहाँ होता है 4, यहाँ भी 4 और यहाँ पर 2 और यहाँ भी 2, तो देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 माइनस 8 बराबर, तो यानी कि अल्फा 2 और अल्फा 3 के लिए जो हम बेसिक सॉल्यूशन निकालते वो नहीं निकलता। फिर कितने रह जाते, 5 रह जाते। कितने रह जाते, 5, एक कम हो जाता। जिनके डिटरमिनेंट का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वो आधारी हल की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो क्रॉस करते चले जाएंगे। अधिकतम 6 निकल सकते हैं, लेकिन निकालने की बात आती है तो कितने निकल पाते हैं उन्हें हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एक निकाल के बता देता हूँ, है ना, समझ में आया ना। अधिकतम की बात तो इतनी होगी, न्यूनतम इनके फिर डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। जिन जिन के डिटरमिनेंट 0 आ रहे हैं उनको छोड़ देंगे, और जिनके डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं आ रहा वो सब आधारी हल में काउंट हो जाएंगे। तो देखो V1 के संगत बनाना है आपको, किसके संगत बनाना है, V1 के। हाँ जी, V1 के संगत बनाओ, V1। हाँ तो V1 के संगत क्या बनेगा बोलो, V1 के संगत क्या बनेगा बोलो, XV1 क्या बनेगा, ये तो आता है V1, फिर कितना आएगा बोलो XV1, और बराबर में कितना आता है V, यही तो होता है। अब हमें क्या निकालनी है वैल्यू बोलो, XV1 की, XV1, ठीक है। हाँ जी, इसमें बोलो V1 में अल्फा 1 है और अल्फा 1 और अल्फा 2 है, अल्फा 1 और अल्फा 2 है, यानी कि X3 और X4 क्या किए हैं 0, तो क्या बचा X1 और X2। जितने कॉलम ले रहे हो वही वेरिएबल ले लो, पहला और दूसरा कॉलम लिया तो X1 और X2, तो क्या आएगा बोलो इसमें से, इसमें आएगा X1 और X2। ये किसके बराबर आएगा बोलो, V1 चला जाएगा आपका इधर, तो कितना हो जाएगा बोलो, V1 का इनवर्स इंटू V। हाँ जी, V1 का इनवर्स, V1 क्या है बोलो, 2 6 6 4, 2 6 6 4, इसका क्या है इनवर्स इंटू V। V यानी कि जो बराबर में होता है ना, आवश्यकता सदिश 3 और 2, तो बराबर में कितना है आपका 3 और 2, कितना है 3 और 2। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो देखिए यहां से हमारे पास इसका मैट्रिक्स का ये आता है हमारे पास, एडजेंट ऑफ V1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ V1। तो इसका डिटरमिनेंट निकालो, 8 माइनस 36, तो ये माइनस का 1/28 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट निकालते हो ना, तो एडजॉइंट में क्या करते हैं, इन दोनों को तो आपस में बदल देंगे, इस डायगोनल को तो बदल दीजिए 4 और 2, और इनके आगे लगा देते हैं माइनस। इन दोनों डायगोनल्स को बदल दो और इनके आगे क्या लगा दोगे, माइनस। 2/2 की मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट निकाला जाता है तो इस मेन डायगोनल को तो बदल दो आपस में, जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा उसमें पूरा पढ़ाऊंगा, 4 और 2 को आपस में क्या कर दो, बदल दो, और इनके आगे क्या लगा दो, माइनस, माइनस लगा दिया। अब यहां से आपके पास कितना है 3 है, और यहां से कितना है 2। ठीक है भाई, अब यहां से हमारे पास कितना आया माइनस के 1/28। अब पंक्ति का स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दो, पंक्ति का किससे करना होता है, स्तंभ से। देखो ये पंक्ति है, इसका करना है इस स्तंभ से, तो देखिए 4 का 3 से होगा कितना होगा 12, और माइनस 6 का 2 से होगा तो कितना होगा 12, तो कितना आएगा ये 0, ये आएगा माइनस का। अब देखो इस वाले कॉलम का, इस वाली पंक्ति का इस वाले कॉलम से करो, माइनस का 18 और प्लस का 4, माइनस का, ठीक है भाई। अब ये आ गया हमारे पास यहां से मान 0 आ गया, और एक आ गया माइनस का 14।
ठीक है। अब माइनस के 1/28 का भीतर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, और ये आ जाता है कितना, 1/2। तो आधारी हल में बताओ, ये आधारी हल निकला, इसमें कितने चर हैं, कितने, 2। जितने समीकरण है उतने चर निकलते हैं। और 2 चरों का मान हमने क्या कर रखा है, 0 कर रखा है। 2 चरों का मान हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, बोलो 0 कर रखा है। कोई समस्या, सुसंगत हल में तो नेगेटिव कहाँ था, सभी वेरिएबल पॉजिटिव होते हैं। देख लिया, नहीं आया समझ, आ गया ना। और कह रहे नहीं, वहां पेपर में तो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन होगा, आप सोच नहीं सकते इतने आसान तरीके से होगा। बस सीखना पूरा पड़ता है, उसके बाद ही आप लगा सकते हो कुछ भी। मीठे मीठे नहीं, खूब खट्टे खट्टे आएंगे आने को तो। अब जरूरी थोड़ी ना रहे कभी कभार तो मीठो मीठो खाते रहे और खट्टा हुआ जाए, कड़वो भी आ जाए। जब ज्यादा समस्या आ जाए, खट्टे तो पचा जाए, कड़वो थूकना ही पड़े। कछू तो कड़वे हुए खा जाए हैं, उसको बाहर ही रखो, ज्यादा बढ़िया रहे। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा कड़वो खाएगा उतना ही स्वस्थ रहेगा आज के जमाने में। लिख लिया सभी ने, हो गया नहीं हुआ, लिख लिया किसने, नहीं लिखो, थोड़ा स्पीड से लिखो, सभी ने लिख लिया। अभी और लिख रहे हैं, पूरा कराऊंगा आधारी को, कल सिंप्लेक्स कराऊंगा ना। तो हम तो बैठे हैं, कैसे लेंदी पड़ जाएगी, हम कहीं को बैठे हैं
कहाँ बच गए? सर मैडम को लगाना पड़ेगा सारी जल्दी जगह। अरे उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? इसमें प्रॉब्लम हो जाती तब सब। अभी लाइव चल रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही। जैसे कि कुछ बीएससी वालों को जो ऐप में देते हैं रिकॉर्डिंग वाला, तो आज की रिकॉर्डिंग उनको नहीं जा पाएगी। उसके लिए हमें अलग से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, फिर दोबारा डालनी पड़ेगी। ये है। अब दूसरे वाले में जैसे कि अब जैसे आज और कल 2 दिन आपकी क्लास इसमें लग जाती है, फिर ऊपर वाला बड़ा हॉल है थोड़ा सा इससे भी, तो उसमें पैनल लग जाएगा आज और कल में, तो फिर उसमें आप ट्रांसफर हो जाना, फिर वहीं पढ़ लिया करना। वो थोड़ा सा लंबा भी पड़ता है और अच्छे से बैठी पाओ। घंटा तो ये भी है। सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। हो गया? हाँ भाई, आवाज नहीं। सुनो, अब यहां से ही मैं 4 डेफिनेशन बनाता हूं। इसी हल से 4 डेफिनेशन बन जाती हैं। ये है हमारे पास आधारी हल। एक कैसा हल है? आधारी हल। अब ये आधारी हल यानी x1 और x2, ठीक है। जब x1 और x2 की वैल्यू निकाली है आपने, आइए 0 और 1/2। अगर आधारी हल अगर आप निकाल रहे हो, अगर सभी मान या तो 0 आए या पॉजिटिव आए, तो ये वाला हल जो होता है वो कहलाता है सुसंगत हल। सुसंगत आधारी हल मतलब आधारी हल तो है ही, लेकिन इसके आगे और क्या लग जाएगा? सुसंगत लग जाएगा, यानी फिजिबल लग जाएगा। और फिजिबल के लिए मैंने बताया था x हमेशा कैसा होता है बोलो? ग्रेटर देन इक्वल 0। यानी कि जो हल अगर आपने निकाला है, जो हल आपने निकाला है, यदि सभी की सभी वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो, आधारी हल तो है ये, लेकिन इसके आगे क्या और लग जाएगा? सुसंगत और लग जाएगा, यानी कि सुसंगत आधारी हल होता है। यदि कोई आधारी हल सुसंगत और हो जाए, सुसंगत होने के लिए उसे क्या चाहिए? x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो उस केस में वह आधारी हल कैसा कहलाता है? सुसंगत आधारी हल कहलाता है। पहली चीज, ठीक है। ये कैसा है बोलो? सुसंगत आधारी हल। लेकिन ऑप्शन होता है ऐसे कि 0 और माइनस का 1/2। क्या आ गया? नेगेटिव। सेकंड मिनट में ऐसे ही पूछा गया था, एक नेगेटिव आ गया तो वो क्या नहीं होगा? फिर सुसंगत नहीं होगा। बात खत्म। अब एक डेफिनेशन क्लियर हो गई। मतलब आधारी हल को सुसंगत कब कहेंगे? जब सभी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो या तो पॉजिटिव हो या फिर 0 के बराबर हो, दो ही चीज हो, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब 2 शब्द और आ जाते हैं। एक आ जाती है अपभ्रष्टता और एक आती है अनभ्रष्टता। कौन सी? अनभ्रष्टता, यानी कि डीजनरेसी और नॉन डीजनरेसी, ठीक है भाई। भ्रष्ट हो जाएगा और एक बार भ्रष्ट नहीं होगा। भ्रष्ट कब हो जाएगा? अगर ये 2 वेरिएबल आप निकाल रहे हो x1 और x2, भाई 2 तो धर्म के 0 करने भी तो हमने कर दिए। अब ये 2 वेरिएबल निकले आधारी में, ठीक है। अगर इन आधारी चर में से एक भी चर 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए, अगर इन आधारी चर में से एक भी चर 0 के बराबर हो जाता है, तो ये हो जाएगी क्या? भ्रष्टता। अगर इन दोनों चरों में से एक भी चर किसके बराबर नहीं होता? 0 के। ये 2 आ जाता, ये 3 आ जाता, तो ये क्या होता? अनभ्रष्टता। कैसा होता? अनभ्रष्टता। अब लेकिन एग्जामिनर क्या देता है? एग्जामिनर देता है कि भाई इसका सॉल्यूशन ये है, जैसे कि ये तो निकला है। अब देखो इस सॉल्यूशन में ऐसे लिख देता 0 1/2 0 और 0। एक सॉल्यूशन लिख देता मैं 2 3 0 और 0, ठीक है। अब एग्जामिनर ऐसे लिखता इन दोनों आधारी हलों में से कौन सा अपभ्रष्ट है और कौन सा अनभ्रष्ट है? भाई 2 तो 0 धर्म के करने ही करने,
दो तो खत्म और ये दो खत्म, है ना। ये तो केवल 4 वेरिएबल में दिखाना पड़ता, तो 2 वेरिएबल तो ऑलरेडी 0 है। अब बचे 2 वेरिएबल। अब देखो 2 वेरिएबल में एक वेरिएबल भी अगर 0 आ गया तो कैसा हो जाएगा ये, अपभ्रष्ट। अब देखो यहाँ 2 वेरिएबल में एक भी 0 नहीं है तो कैसा है, अनभ्रष्ट। अब बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए 0 0 आता है। अब बच्चा सोचता है कि सर ने तो कहा है कि अपभ्रष्टता तब आ जाएगी अगर एक भी 0 आ जाए, यहाँ तो 3 3 0 आ गई, अपभ्रष्ट कर देगा बच्चा। ये कैसा है, ये तो अपभ्रष्ट ही है। लेकिन इसमें देखो 2 0 इसमें भी है, लेकिन ये कैसा है, अनपभ्रष्ट। कैसा है बोलो, अनपभ्रष्ट। क्यों, क्योंकि दो तो आएंगे आएंगे 0 भाई, n माइनस m चर तो क्या होंगे, डेफिनेटली 0 होंगे। लेकिन n माइनस m चर करने के बाद अब बचे हुए m चर, यानी समीकरणों की संख्या के बराबर चर, उनमें से कोई 0 तो नहीं है ना, नहीं है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन दे देता 1 0 3 0। अब बताओ अनभ्रष्ट है क्या भ्रष्ट है, ये दो तो 0 होंगे होंगे। ये अल्फा 1 यानी कि x1 निकलेगा, ये अल्फा 3 यानी कि क्या निकलेगा, x3 निकलेगा। दूसरा और चौथा कॉलम 0 करके निकला है, ये दो तो 0 जाएंगे जाएंगे, तो ये कैसा होगा, अनपभ्रष्ट होगा। कैसा होगा, अनपभ्रष्ट। अभी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, क्लियर हुआ ना इससे। अब देखो इसके बाद ये लिख लिया, इसमें पहले नोट डाल देते फिर इन डेफिनेशनों को लिखाऊंगा, है ना। इसी प्रकार लिख लो, इसी प्रकार इसमें लिख लो, इसी प्रकार समस्त आधारी हलों को, समस्त आधारी हलों को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें नोट डालो पहले, समस्त आधारी हलों को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। नोट डालो, नोट। ठीक है, आधारी हल निकालते समय या वक्त, जो भी लिखते हो आप वो लिख सकते हो। आधारी हल निकालते समय मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या सारणिक निकालते हैं, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या फिर सारणिक निकालते हैं यदि डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर कितना आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है भाई, डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तब इसके संगत आधारी हल नहीं निकलेगा। तब इसके संगत आधारी हल नहीं निकलेगा। तब इसके संगत आधारी हल नहीं निकलेगा। यदि डिटरमिनेंट का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो उसके संगत क्या नहीं निकलेगा, बोलो, आधारी हल नहीं निकलेगा। समझ में आई ना बात। आधारी हल कब निकलेगा, जब नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भाई, कौन सा ए आधारी नहीं होता, ए आधारी चर होते हैं। हाँ, ए आधारी चर होते हैं। ठीक है, क्या डिटरमिनेंट का मान माइनस में आया प्लस में आया, हमें कोई मतलब नहीं है। डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं आया, नीचे 0 नहीं मिले। नीचे 0 मिल जाएगी तो बी इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, और बी इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा तो आधारी हल नहीं निकलेगा। ठीक है भाई, अभी मैंने उसकी डेफिनेशन बता दी थी आपको, अपभ्रष्ट की और अनभ्रष्ट की, यानी कि डीजनरेट और नॉन डीजनरेट, है ना। ये डीजनरेट लिखा हुआ है, यहाँ नॉन डीजनरेट कर लेना। क्या, और लिखे बिना लिखे काम चल जाएगा क्या चीज, तो एक दूसरी भाषा थोड़ी ना अपनी तो है। देखो सुनो, एक आधारी हल के कितने चर निकले बताओ, मैंने अभी बताया था। टोटल चर कितने थे, n,
जिसमें से आधारी कितने, m। अब शब्दों को सुना करो, m चरों में से कोई भी चर क्या ना हो, अभी आपको एवरेज भाषा यूज करूं, m चरों में से कोई भी चर क्या ना हो, शून्य नहीं हो, तो आधारी हल जो है वो आपका कैसा बन जाएगा, अनभ्रष्ट आधारी हल बन जाता है। लिखो, यदि आधारी हल के m चरों में से एक या एक से अधिक, कम से कम एक होना चाहिए, एक या एक से अधिक क्या, आधारी चर का मान क्या हो, शून्य हो, तब आधारी हल जो है वो कैसा कहलाएगा, अपभ्रष्ट आधारी हल कहलाएगा, उसमें भ्रष्टता आ जाएगी। ठीक है, अब सुसंगत, अब शब्द क्या आ गया, सुसंगत। यदि आधारी हल कैसा हो जाए तो कैसा कहलाएगा, आधारी हल के लिए सभी चरों का मान कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यदि सभी चरों के लिए ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है तो आधारी हल कैसा कहलाता है, सुसंगत कहलाता है। अब इसमें भी आ जाता है अनभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल, मतलब वो अनभ्रष्ट भी हो सुसंगत भी हो। अब सुसंगत के लिए तो सभी मान पॉजिटिव होने चाहिए और अनभ्रष्ट के लिए आधारी चर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यदि सुसंगत आधारी हल का एक भी चर क्या ना हो, शून्य नहीं हो। अब शब्द ने सुनी करो, किसका है, सुसंगत, किसका है, आधारी हल का। भाई n माइनस m चर तो 0 होंगे ही होंगे, उनके अतिरिक्त जो आधारी हल बच्चा है वो कैसा होना चाहिए, सुसंगत, उसमें एक भी चर क्या ना हो, शून्य नहीं हो। यदि एक कम से कम एक चर का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, अगर कम से कम एक चर का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो फिर कैसा कहलाता है, अपभ्रष्ट कहलाता है। कैसा कहलाता है, अपभ्रष्ट। ठीक है, लिख लो इन चारों डेफिनेशंस को। नहीं, अभी इसको कंप्लीट ही कराएंगे, और 15 मिनट में क्या हो रहा है, बस कंप्लीट सही है लगभग। क्योंकि फिर दोबारा से यहीं से चालू करना पड़ेगा, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा तो कल सिंप्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा। इससे भी आता है, क्या चीज, आप कहीं से पढ़ा रहे हैं, अब वो तो लिखा ही रहे हैं पूरा। मतलब मास्टर आराम से बैठो नहीं रहना चाहिए है? मास्टर आराम से कहीं बैठो हो, जब हम लिख रहे हैं तो मास्टर लिख है भाई। व्यक्ति को ये कहीं चिंता रहे, अपना खाना पचना चाहिए, दूसरे को पच नहीं जाए, है भाई। आप लिखा देंगे, हाथ से लिखा देंगे, वो तो सब कुछ वैसे भी लिखा रहे हैं। देखो, चीज होती है केवल समझने के लिए, मेन होता है एग्जाम पेपर में समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन जल्दी होना चाहिए।
सुबह स्टार्ट, हाँ ठीक है, 8 बजे हो जाएगा स्टार्ट। और कुछ? हाँ, आराम से तो चल ही रहा, इससे भी धीमा क्या बनाए। आवाज नहीं पे, शोर नहीं करेंगे। लिख लिया ना? स्पेस छोड़ दो भले, सीट में लिखा हुआ वहां से लिख लेना। लिख लो लिख लो। अरे छोरा छोरा छोरा, आवाज नहीं भाई। नहीं, आवाज नहीं करेगा कोई भी। कृपया करके सभ्यता का परिचय दें। आप होने वाले मास्टर हैं। घबराइए मत, सफलता आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। है? सुनने से काम नहीं होता, तो सफल प्रयास किया नहीं होगा, इस कारण सफलता नहीं मिली। थोड़ी बहुत चूक हुई होगी, वो चूक दोबारा ना हो, उसके लिए सफल प्रयास करना है आपको। यदि सुसंगत आधारी हल का एक भी चर क्या ना हो, शून्य नहीं हो, तब तो अनभ्रष्ट। अभ्रष्टता कब आएगी? जब आधारित चर का एक भी चर क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, अब पीछे वाला एग्जांपल कराया था मैंने, पीछे वाला एग्जांपल था, यही था क्या? पीछे वाला एग्जांपल आगे था, देखो यही तो था। लिख लिया? अजय, सबसे पहले तो दोनों मान कैसे हैं? पॉजिटिव है, और एक चर का मान क्या है यहाँ? 0 है। तो ये वाला जो हल है कैसा है? अपभ्रष्ट। कैसा है? सुसंगत। सुसंगत तो पॉजिटिव होने के कारण हो गया, अपभ्रष्टता 0 आने के कारण आ गई। अपभ्रष्ट, सुसंगत और आधारी पहले से ही था, आधार ये पहले से ही था। कैसा है बोलिए? अपभ्रष्ट, सुसंगत, आधारी हल है। उसके पीछे लिख लो, अपभ्रष्ट है, आधारी है, और कैसा है? सुसंगत। अपभ्रष्ट, सुसंगत, आधारी हल है। किस कारण है इसमें? क्या आ गया बोलो? एक क्या आ गया? एक 0 के कारण क्या आई है? सुसंगत क्यों है? क्योंकि दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। और आधारी ऑलरेडी निकला ही है, आधारी कैसा है? ऑलरेडी है ही। ठीक है भाई, आधारी सुसंगत हल है। ठीक है, रुको रुको, देखिए ये क्वेश्चन था सेकंड ग्रेड का। ठीक है, सेकंड ग्रेड 2018 का था शायद। ठीक है,
सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन था। समीकरण की निकाय दे रखी थी, एक्स है, वाई है और जेड है। कितने वेरिएबल है? समीकरण कितने? दो समीकरण और तीन चर। तीन चरों में दो समीकरण के लिए आधारी हल तीन दे रखे। एग्जामिनर ने दे दिए, हमें निकालने भी नहीं। एक दे दिया, दो दे दिया और तीन दे दिया। अब केवल क्वेश्चन बड़ा किया कंफ्यूज करने के लिए। एक्स का मान 5, वाई का मान 7, जेड का मान 0। एक्स का मान 0, वाई का मान 2, जेड का मान 5। एक्स का मान -2, वाई का मान 0, जेड का मान 7। यानी तीन आधारी हल निकाल के दे दिए उसने। तो पूछा है इनमें से कौन सा, इन तीनों में से कौन सा कैसा नहीं है? सुसंगत नहीं है। अब सुसंगत नहीं है, जहां नेगेटिव आ जाएगा वो सुसंगत। अब कौन सा नेगेटिव आ रहा है? x बराबर -2। कौन सा सुसंगत नहीं है? वो कह रहा है कि ए नहीं है, कि बी नहीं है, कि सी नहीं है, कि सभी नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सी नहीं है, क्योंकि सी ऑप्शन में ऑप्शन सी में x बराबर कितना है? -2 कैसा है? नेगेटिव है। देयरफॉर कैसा नहीं है? सुसंगत नहीं है। आधारी तो तीनों है, लेकिन ये कैसा नहीं है? सुसंगत नहीं है। अब मैं ये पूछ लेता, चलो ठीक है, ये वाला हल अपभ्रष्ट है क्या अनभ्रष्ट है? भाई एक तो धर्म की 0 आएगी। समीकरण कितने? 2। चर कितने? 3। तो 3 - 2 1, 1 0 तो आएगी। अब इसके बाद दो चरों का मान 0 है क्या? तो कैसा हुआ? अनभ्रष्ट। कैसा है? अनभ्रष्ट। अभी अनभ्रष्ट आधारी हल है, जबकि सुसंगत नहीं है। इसमें भी 1 0 केवल। ये भी कैसा है? अनभ्रष्ट। ये अनभ्रष्ट भी है, आधारी भी है और सुसंगत भी है। और ऐसे ही इसमें 1 0 है, तो ये कैसा है? अनभ्रष्ट भी है, आधारी भी है और सुसंगत। एक तो आएगी। धर्म वाली 0 ने मत भूले करो, ठीक है? तो कैसा है? सुसंगत नहीं है। अब पेपर में तो ऐसे ना है पामे। नेक्स्ट घुमा के पूछ ले तो का पूछ लियो, दिमाग काम करना बंद कर देता। 3-4 क्वेश्चन अगर लगातार नहीं होते ना, तो फिर ऐसा लगता है कि हम कहाँ फंस गए। ये 2.5 घंटा कैसे भी थे। अब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो शेष कल करा दूंगा, फिर आप इच्छा नहीं। कल 8 बजे फिक्स क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना? 8 बजे।